कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे कैलिब्रेशन को, वैलिडेशन को, साथ ही साथ वेयर हाउसिंग को। ये जो वेयर हाउस होता है यहाँ पर क्या क्या स्टोर करते हैं। तो देखो नाम से पता लग रहा है वेयर हाउस। तो ये जो वेयर हाउस होता है यहाँ पर रॉ मटेरियल मतलब कि इनिशियल मटेरियल, फाइनल मटेरियल मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट, और साथ ही साथ रिकॉल्ड प्रोडक्ट को रखा जाता है। सभी की स्टोरेज यहाँ पर मेंटेन करी जाती है कि मॉइस्चर से दूर रखे, कंटामिनेशन से दूर रखे, क्रॉस कंटामिनेशन ना होने दे, इनकी स्टेबिलिटी बनाए रखे, यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन रखे, सनलाइट से अवॉइड करें। इस तरह का प्रॉपर स्टोरेज एरिया प्रोवाइड किया जाता है वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में तो आप बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पर स्टोरेज एरिया प्रोवाइड किया जाता है, चाहे फिर रॉ मटेरियल हो, फाइनल प्रोडक्ट हो, रिकॉल प्रोडक्ट हो, सभी को सेपरेट रखा जाता है। वेयर हाउसिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग में प्रॉपर स्टोरेज एरिया होना चाहिए, वेयर हाउसिंग में प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब प्रॉपर स्टॉक। जैसे मान लीजिए वेयर हाउस है तो यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल आप रखते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, सफिशिएंट स्टॉक में होना चाहिए ताकि उसकी शॉर्टेज ना हो। साथ ही साथ जो भी फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है वो भी सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट नंबर में होना चाहिए ताकि मार्केट में उसकी शॉर्टेज ना हो। अगर मार्केट में शॉर्टेज हो, मार्केट में डिमांड हो आपके प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ से उसे शेयर कर सको। तो ये हो गया आपका वेयर हाउस जहां पर आप रॉ मटेरियल को, फाइनल प्रोडक्ट को, रिकॉल्ड प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। सबको अलग अलग स्टोर करते हैं, सबका स्टोरेज एरिया अलग अलग होता है। किसी को ठंडे में रखना होता है, किसी को मीडियम में, किसी को कोल्ड, किसी को वेरी कोल्ड, किसी को थोड़ा बहुत नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। तो सभी के लिए स्टोरेज एरिया अलग अलग होता है, टेम्परेचर अलग अलग होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है। पर सभी में ये बात कॉमन है कि सनलाइट से प्रिवेंट करें, कंटामिनेशन से प्रिवेंट करें और डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने दें। बाकी जो आपका वेयर हाउस होता है वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये जो कैलिब्रेशन होता है, वैलिडेशन होता है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कैलिब्रेट करना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो हमें ये चेक करना कि ये इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्यूरेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसे चेक करने को बोलते हैं कैलिब्रेशन। आई रिपीट, इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग को इवेल्युएट करना, इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी का इवेल्युएशन करना, उसका पता लगाना, उसे कहते हैं कैलिब्रेशन। और वैलिडेशन का मतलब होता है एंश्योरिटी देना, कंफर्मेशन देना, वैलिडेट करना। अभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे वैलिडेशन को। वैलिडेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, स्कोप ऑफ वैलिडेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ वैलिडेशन, सब कुछ देखेंगे क्योंकि वैलिडेशन को डिटेल स्टडी करनी है। फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, फिर आपका पीएच मीटर है। तो इन सबको डिटेल स्टडी करनी है और ये सारा कंटेंट, ये सारे चैप्टर आपको बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में यूनिट नंबर 5 में दे रखे हैं, जहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, इसका इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन, एंड फिर देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। क्वालिफिकेशन जैसे आपका प्रोडक्ट का क्वालिफिकेशन, किसी पर्सनल बंदे का क्वालिफिकेशन, कितना एजुकेटेड है, कितना ट्रेंड है वो, है ना। फिर आता है आपका इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ वैलिडेशन। वैलिडेशन का क्या इंपोर्टेंस है, वैलिडेशन का क्या स्कोप है, कितने टाइप्स का वैलिडेशन होता है। और फिर आता है वैलिडेशन मास्टर प्लान, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो यहां से क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा कैलिब्रेशन वैलिडेशन बता दो 5 मार्क्स में, या फिर आपको पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडेशन बता दो, या फिर वैलिडेशन मास्टर प्लान बता दो। उसके बाद जो 5 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, क्वालिफिकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। इससे तो कम ही बनेगा, पर इससे बनेंगे, इससे बनेगा। ये 100% बनता है 5 मार्क्स में। क्वालिफिकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर एंड टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, और फिर बनता है वेयर हाउसिंग। ये 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़कर जाना।
तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको मैंने बता दिया कि आपको कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो उन्हीं क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहाँ पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो काफी सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का। ये जो आप कैलिब्रेशन कर रहे हो, ये जो आप वैलिडेशन कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंट को आप अच्छा कर रहे हो, और इंस्ट्रूमेंट को अच्छा करोगे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, और मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया आएगी। तो अल्टीमेटली हम क्यों कर रहे हैं ये सब? ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आए, प्रोडक्ट हमारा सेफ हो, एफिकेशियस हो, क्वालिटी वाला हो, जीरो डिफेक्ट हो, स्टेबल हो। इसीलिए हम हमारे कैलिब्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट का, सारे इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन इसीलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जो भी रिजल्ट आए वो एक्यूरेट आए और एरर आने की चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यही चाहती है अल्टीमेटली कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, डिजायर्ड क्वालिटी का हो। यहाँ पर स्पेशल इंपॉर्टेंस इसी को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन। अब देखो कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को पता लगाना, इवेल्युएट करना। आई रिपीट, हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी को इवेल्युएट करना, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो दो बात होती है, एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट है स्टैंडर्ड वाला जो कि एकदम प्रोफेशनल काम करता है, एकदम बढ़िया काम करता है, और एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आपको टेस्टिंग करनी है, जिसका आपको चेक करना है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट सही से रिजल्ट देता है या नहीं देता, सही रिजल्ट देता है या नहीं देता। तो हमें क्या करना है? चेक करना है। अब जैसे मान लीजिए हमने टेस्ट परफॉर्म करा इस इंस्ट्रूमेंट से, तो वैल्यू आई मान लीजिए 2। ठीक है, तो जब हम उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे हमारे टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो वैल्यू 2 ही आनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड की वैल्यू भी 2 आई है। और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट एक तरह का आइडियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका रिजल्ट बिल्कुल सही होता है। तो हमारा जो टेस्टिंग वाला है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका हमें पता नहीं है, जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, नया नया इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी वैल्यू भी 2 ही आनी चाहिए, एज पर द स्टैंडर्ड ही आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा ये जो टेस्टिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल कैलिब्रेट है, एकदम सही से काम कर रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसमें हम कैलिब्रेशन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू आई 1.5 या फिर 1 आई, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट करते हैं, इसकी वैल्यू को सही करते हैं, और उसी को कहते हैं कैलिब्रेशन करना। मतलब कि आपने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक किया, अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो फिर आपको उसे सही करना होता है। क्लियर हो गया? तो एक होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है आपका टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट नाम से पता लग रहा है जिसका टेस्ट करना है, जिसकी एक्यूरेसी का पता लगाना है, और एक्यूरेसी को पता लगाने को ही हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन करना। तो आपको यहां पर दे रखा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन। सबसे पहला, एंश्योर दैट मेजरमेंट आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। जो भी आपका मेजरमेंट हुआ वो एकदम एक्यूरेट है, एकदम रिलायबल है। एंश्योर दैट मेजरमेंट आर ट्रेसेबल टू रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड और रेफरेंस। एंश्योर दैट मेजरमेंट आर प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट। यहां पर ये कहना चाह रहा है कि कैलिब्रेशन करने के बाद आपका रिजल्ट कैसा आना चाहिए? रिलायबल, एक्यूरेट, एज पर द स्टैंडर्ड, प्रिसाइज, कंसिस्टेंट। ठीक है, लीनियर आना चाहिए, मतलब जितना मैं सैंपल डाल रहा हूं उतना ही रिजल्ट आना चाहिए। लीनियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, जितना मैं डाल रहा हूं उतना ही रिजल्ट आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आए, उससे कम नहीं आए। क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक्यूरेसी। हमें क्या चाहिए? प्रिसीजन, प्रिसाइज, एक्यूरेट, रिलायबल, एज पर द स्टैंडर्ड। ठीक है,
उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा हूं और इंस्ट्रूमेंट में मैंने सैंपल रखा, बहुत ही माइन्यूट सा सैंपल रखा और उसे डिटेक्ट करना है या उस पर मुझे काम करना है, तो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि इंस्ट्रूमेंट को पता लग जाए कि सैंपल आया है। ठीक है, और ये जो मेजरमेंट आता है ये स्टेबल होना चाहिए, समय के साथ खराब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है, ये सारे जनरल प्रिंसिपल हैं आपके कैलिब्रेशन के। कैलिब्रेशन का मतलब आपको पता लग गया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी एफिकेसी को, उसकी एक्यूरेसी को इवेल्युएट करना, उसी को हम कहते हैं कैलिब्रेशन करना। फिर हमने देखा एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है अंडर स्टडी जिसके ऊपर टेस्टिंग करनी है। दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए अंडर स्टडी वाले में अगर थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट है तो इसको सही करते हैं। यहाँ पर लिखा है एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट गिव रिकॉर्डिंग और रीडिंग इन कीपिंग विद एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है तो उसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड की तरह ही रिजल्ट दे, क्योंकि स्टैंडर्ड इज द बेस्ट। तो ये था आपका कैलिब्रेशन। आगे चलते हैं, आगे है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग। यहाँ पर आप वेरीफाई करते हो कि आपका जो इंडिविजुअल है, जो आपका पूरा सिस्टम है या आपका जो प्रोडक्ट है। देखो तीन बातें, इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में, सिस्टम के रेस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात की गई है। आई रिपीट, क्वालिफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग। हम क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग। और किसके रेस्पेक्ट में वेरीफाई कर रहे हैं? इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में, किसी सिस्टम के रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, कि क्या वो प्रोडक्ट, क्या वो सिस्टम, क्या वो इंडिविजुअल हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारे स्टैंडर्ड को, हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आई रिपीट, हमारा जो इंडिविजुअल है, जो भी बंदा है, जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोडक्ट है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारे स्टैंडर्ड को, हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसी को वेरीफाई करना कहते हैं क्वालिफिकेशन। अब देखो क्वालिफिकेशन डिफरेंट टाइप से हो सकती है, जैसे एजुकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, पर्सनल। ठीक है, पर्पस क्या है क्वालिफिकेशन का, क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए क्वालिफाइड बंदा होगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? एकदम अच्छा, क्योंकि वो क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है, उसको पता है कैसे बनाना है, उसको पता है कैसे इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है, इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना है। एसओपी वो खुद बनाता है तो उसको तो पूरा आइडिया है, तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, है ना। उसकी क्षमता अच्छी होगी, कैपेबिलिटी अच्छी होगी, सारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए होंगे उसने। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा पर्पस है। देखो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, रेगुलेटरी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं। ठीक है, ट्रस्ट बना रहेगा और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा इसकी वजह से। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो आपका आता है वैलिडेशन से। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट अ सिस्टम, प्रोसेस और मेथड मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड। ये क्या है? एक कंफर्मिंग प्रोसेस है। इट इज अ कंफर्मिंग प्रोसेस, जहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो मेथड है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो मेथड है, उसने स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करा है। तो ये एक कंफर्मिंग प्रोसेस होती है कि हाँ करा है या नहीं करा, कंफर्म करने वाली प्रोसेस होती है, वैलिडेट करने वाली प्रोसेस होती है। हम कहते हैं ना वैलिडेट कर लो, ठीक है, तो वैलिडेट करने वाली प्रोसेस होती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट अ सिस्टम, प्रोसेस और मेथड मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड और नॉट। एंश्योर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। यहां पर क्या इंश्योरिटी दी जाती है? एक्यूरेसी की, रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट की, कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू डेवलपमेंट होगा उसकी। यहां पर टेस्टिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। आई रिपीट, वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम कंफर्म करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, प्रोसेस है, मेथड है, उसने स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड को फॉलो करा। इट एंश्योर द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग, वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो वैलिडेशन 3 तरह से होता है। मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे फोन लेना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पूछूंगा कि यार ये वाला फोन कैसा है। मैं यूट्यूब पे जाके वीडियो देखूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं सबसे पूछूंगा, जिसने लिया था उससे पूछूंगा।
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट मैं लेने वाला हूँ क्या वो सही है ना, ताकि एरर के चांसेस ना आए, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, ताकि किसी भी तरह का कोई क्वालिटी का इश्यू ना आए। तो मैं क्या करूंगा, पहले ही जांच पड़ताल करूंगा। तो उसको कहते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन में सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्टिव, मतलब बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन से पहले जब मैं सोच रहा हूं कि उसको लेना है तब। फिर आता है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब होता है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मान लीजिए मैं टीवी लेकर आया हूं, अब टीवी को इम्प्लीमेंट करूंगा, अप्लाई करने लगूंगा, तब मैं चेक करूंगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसमें कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है। तो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन में चेक कर लूंगा। फिर आता है रेट्रोस्पेक्टिव, जहां पर इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा दूसरों को कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि हमने तो लिया था भाई साहब बहुत ही खराब क्वालिटी निकली, या फिर हमने तो लिया था भाई साहब सालों साल चल रहा है। तो ये हो गया रेट्रोप्रोस्पेक्टिव, मतलब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से मैं हिस्ट्री बताऊंगा, तो हिस्ट्री वाली कहानी आएगी। ठीक है, फिर आपको इसके की एस्पेक्ट दे रखे हैं, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, रोबस्टनेस, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये सारे की एस्पेक्ट होते हैं, आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी टाइप्स ऑफ वैलिडेशन को मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव एंड कंकरेंट। तो यहाँ पर आपको वैलिडेशन दे रखा है, उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है एज पर द ICH, एज पर द WHO, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दे रखी है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एवरी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, ये कौन है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो कि मैन्युफैक्चरिंग करेगा, हैज टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट GMP। देखो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या कंपनी में काम करने वाला कोई भी बंदा हो, सभी को GMP को फॉलो करना है। स्पॉन्सर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, कंपनी में काम करने वाला बंदा जो है, सभी को GMP को फॉलो करना होता है, GMP की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ताकि आप एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना सको और विथ प्लान जा सको। जो भी आपने प्लान करा है मार्केट में आपकी कंपनी को ग्रो कराने का, वो तभी हो पाएगा जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो यहां पर आपको डेफिनेशन दे रखी है वैलिडेशन की। वैलिडेशन मीन्स ensuring and providing documentary evidence that processes within their specified design parameter are capable repeatedly and reliably producing a finished product। नहीं समझे ना, मैं समझाता हूं, मैं इसलिए हूं यहाँ पर। वैलिडेशन का मतलब होता है कि एक तरह से इंश्योरिटी दे रहे हैं, एक तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हैं वो, कि आपका जो डिजाइन है, आपके जो भी पैरामीटर है, वो आपको एक क्वालिटी वाला फिनिश प्रोडक्ट देंगे। आई रिपीट, एक तरह का इंश्योरिंग है, एक तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमारा जो भी डिजाइन है, हमारा जो भी पैरामीटर्स है, जो भी हमने सेट करे हैं, वो सारे हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। उसी को कहते हैं वैलिडेट करना। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, वैलिडेशन का मतलब कंफर्म करना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग। तो वही हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास जो एविडेंस है, हमारे पास जो डिजाइन है, पैरामीटर है, वो ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्वालिटी वाला बनेगा। ये तो ICH के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर आता है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन दे रखी है वैलिडेशन की, कि वैलिडेशन इज द डॉक्यूमेंटेड एक्ट ऑफ प्रूविंग दैट, कि हमारा जो भी प्रोसीजर है, हमारा जो भी प्रोसेस है, हमारा जो भी इक्विपमेंट है, हमारा जो भी मटेरियल है, हमारी जो भी एक्टिविटी है, हमारा जो भी सिस्टम है, वो फाइनली एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है, फाइनली एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना रहा है। तो वही बात घुमाकर लिख दी कि इट इज अ डॉक्यूमेंट एक्ट ऑफ प्रूविंग, मतलब हम डॉक्यूमेंट से, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, मटेरियल है, एक्टिविटी है, सिस्टम है, वो एक्चुअल में एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एज पर द एक्सपेक्टेशन वाला रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। फिर आता है स्कोप ऑफ वैलिडेशन। तो स्कोप ऑफ वैलिडेशन में कुछ मेजर एरियाज इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका इक्विपमेंट का वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फैसिलिटीज जो भी हैं, यूटिलिटीज जो भी हैं, जैसे मान लीजिए एज पर द GMP होना चाहिए ना। तो GMP में क्या क्या आता है, लाइट अच्छी हो, वाटर सप्लाई अच्छा हो, सीवेज सिस्टम अच्छा हो, किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो,
लाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी होती है, सब कुछ हमें देखना पड़ता है ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला बने, एज पर द एक्सपेक्टेड बने। वाटर सिस्टम प्रॉपर हो, एयर हैंडलिंग यूनिट हो, कंप्रेस गैस सिस्टम हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, फिर प्रोसेस को वैलिडेट करना होता है, क्लीनिंग को वैलिडेट करना होता है, एनालिटिकल मेथड को वैलिडेट करना होता है, जैसे आपकी क्रोमेटोग्राफी हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, उससे जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको वैलिडेट करना हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना हो, तो ये सारी चीजें जरूरी है, ये सारा आपका स्कोप है वैलिडेशन का। देखो सीधी सी बात है, वैलिडेट तो करना पड़ेगा, एंश्योरिटी तो लेनी पड़ेगी। वैलिडेट का मतलब क्या है? कंफर्म करना, एंश्योरिटी लेना। कंफर्म तो करना पड़ेगा कि हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारी जो फैसिलिटीज है, हमारा जो यूटिलिटीज है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारी जो क्लीनिंग है, हमारा जो एनालिटिकल मेथड है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो एज पर द रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, यहां पर लिखा है वैलिडेशन नीड्स टू बी कैरिड आउट फॉर एनी न्यू इक्विपमेंट। कोई भी इक्विपमेंट आ जाए, कोई भी प्रीमाइसेस नया हो, कोई भी इक्विपमेंट नया हो, कोई भी यूटिलिटी सिस्टम नए हो, प्रोसीजर नए हो, प्रोसेस नए हो, सभी को वैलिडेट करना, फिर ही आगे बढ़ना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, उसमें कोई आपने मेजर चेंज कर दिया, तो उसे भी वैलिडेट करना वापस। कोई इक्विपमेंट था, वो पहले से वैलिडेट था, पर उसमें कोई मेजर चेंज करा, तो वापस उसे वैलिडेट करना। तभी तो हर स्टेप को अगर अच्छे से करोगे, हर कदम को फूक फूक कर रखोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे, एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है वैलिडेशन की? अरे वैलिडेशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट करना, फैसिलिटीज को वैलिडेट करना, तभी तो अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? क्वालिटी वाला बनेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वैलिडेशन में क्या लिखोगे कि हमारी जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव बन जाएगी, क्वालिटी की अश्योरिटी हो जाएगी, और जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, तो उसकी सेलिंग भी अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। वापस बार बार क्वालिटी टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने का कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, तो काफी सारे फायदे हैं। साथ ही साथ अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, इंपॉर्टेंस में बता रहा हूं कि वैलिडेशन क्यों करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट का वैलिडेशन किया, आपने हर एक स्टेप का वैलिडेशन किया, और वैलिडेशन करने से क्या हुआ, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी आई। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी आई, प्रोडक्ट की सेफ्टी एफिकेसी बहुत अच्छी आई, तो मार्केट में उसका क्या हुआ, सेल हुआ। तो मार्केट में जब उसका सेल हुआ, तो पेशेंट ने उसे कंज्यूम करा, और पेशेंट को हेल्थ बेनिफिट हुए, उनकी तबीयत सही होने लगी। तो उस कंडीशन में क्या कोई भी चांस बनेगा क्या कि आपकी दवाई मार्केट में से वापस आ रही है? नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी दवाई तो क्वालिटी वाली है, सेफ्टी वाली है, एफिकेसी वाली है, उसका एक्शन अच्छा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत तगड़ा है, उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी, उसका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पास हुआ है, डिसोल्यूशन टेस्ट पास हुआ है। तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट रिकॉल नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट को वापस मार्केट से नहीं मंगवाया जाएगा, मैन्युफैक्चरर को, कंपनी को वापस नहीं दिया जाएगा। प्रोडक्ट रिकॉल तभी होता है जब क्वालिटी अच्छी नहीं हो, सेफ्टी अच्छी नहीं हो, स्टेबिलिटी अच्छी नहीं हो, जानलेवा हो, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी देता हो प्रोडक्ट, तभी प्रोडक्ट रिकॉल होता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो बैच है उसकी कोई कंप्लेन नहीं आएगी, उसका कोई रिजेक्शन नहीं होगा, वहां पर कोई मिक्सअप नहीं होगा, कोई क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा, कोई हमारा बैच फेल नहीं होगा। और जैसे मान लीजिए अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना, टेस्टिंग कहाँ पर कर रहे हैं, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक पे, ताकि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बना सके। तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक भी बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आपका पूरा वैलिडेशन होगा एक एक प्रोसेस पे, एक एक स्टेप पे। और अगर आपका वैलिडेशन होता है, मतलब कि आपके सारी गाइडलाइन फॉलो होगी, बेटर कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज वेल। तो बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंस हो गए वैलिडेशन के। फिर टाइप्स में मैंने आपको बताया, 3 तरह के टाइप्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट और रेट्रोप्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि लेने से पहले मेरे को सारी चीजें देखनी होगी। फिर आता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि जब प्रोसेस ऑन गोइंग है तब मैं उसे चेक करूंगा। फिर आता है रेट्रोप्रोस्पेक्टिव, मतलब स्टेब्लिशमेंट के बाद, प्रोसेस डन होने के बाद एक हिस्टोरिकल वाला काम। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इज अ टाइप ऑफ वैलिडेशन दैट अकर बिफोर ए प्रोडक्ट, प्रोसेस और सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड और रिलीज। प्रोडक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, सिस्टम हो गया, इसके रिलीज होने से पहले जो भी इसके बारे में मैं जानूंगा
उसे कहूंगा प्रोस्पेक्टिव वैलिडेट करना, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। आई रिपीट, prospective validation is a type of validation that occur before a product, process or system is implemented or released. It involves evaluating, verifying that the product or process meet the specific requirement. हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोसेस है, क्या वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तभी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन टिपिकली इंक्लूड्स। यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे आप डिजाइन देखोगे, है ना, पहले ही आप टेस्टिंग करोगे जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप टेस्टिंग। फिर आता है साइमुलेशन, मतलब कि उसके मॉडल से आप चेक करोगे। मॉडल देखते हो ना, एक बेस मॉडल हमने देख लिया ताकि हम उसकी प्रिडिक्ट कर सके परफॉर्मेंस को कि ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर वेरीफाइंग दैट डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट, उसके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, कंप्लीट है, एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, अगर कोई रिस्क होगा तो उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले की कंडीशन है, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, अभी हम पहले ही एरर से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। डिजाइन चेक कर रहे हैं, प्रोटोटाइप टेस्टिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग उसका चेक कर रहे हैं, उसकी मॉडलिंग से उसकी एक्यूरेसी का पता लगा रहे हैं। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं, वेरीफाइड है, कंप्लीट है, एक्यूरेट है या नहीं। अगर कोई रिस्क है तो उसको मिटिगेशन कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग इश्यू अर्ली। वही वाली बात होगी, पहले ही आइडेंटिफाई कर लो। रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर और फेलियर, जब आप किसी भी चीज को खरीदने से पहले ही देख लोगे कि क्या क्या कमी है तो आप खरीदोगे ही नहीं, तो एरर आने के चांसेस ही नहीं, फेलियर होने का चांसेस ही नहीं। आप पहले चेक कर लेना कि उसने गवर्नमेंट के रेगुलेशन और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा है या नहीं। इंप्रूविंग क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रीवर्क और रिकॉल। अब देखो, अगर आपने पहले ही सारी जांच पड़ताल कर ली और उसके बाद किसी चीज को मंगाया तो क्या आप वापस उसको भेजोगे? नहीं भेजोगे, क्योंकि आपने आपके सेटिस्फेक्शन से ही मंगाया, सारी चीजें चेक करके 100 दिन तक चेक करके ही मंगाया। तो यहाँ पर वही बता रखा है कि रिड्यूसिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रीवर्क और रिकॉल। ठीक है, उसके बाद है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इज कॉमनली यूज्ड इन, कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी सेक्टर में भी, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में भी हम इसे यूज करते हैं प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन को। तो ये एक पहला हो गया आपका प्रोस्पेक्टिव। उसके बाद है आपका कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है इन प्रोसेस वैलिडेशन, ऑन गोइंग वैलिडेशन। मैंने आपको बोला ना टीवी इंस्टॉल हो रही है, ऐसे याद रखो, मतलब अभी इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्रोसेस कैसी है? ऑन गोइंग है, तो इन प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, refers to the process of validating a product, process or system while it being developed, manufactured और implement। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सिस्टम को, प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, सिस्टम को उस टाइम वैलिडेट करना जब वो डेवलप हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है या वो इम्प्लीमेंट हो रही है। आई रिपीट, किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, सिस्टम को उस टाइम वैलिडेट करना जब वो डेवलप्ड हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है या फिर इंप्लीमेंट हो रही है, तो उसे कहते हैं कॉन्करेंट वैलिडेशन। ये एक तरह का रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग होता है। यहाँ पर कंटिन्यूअस इवेल्युएशन करते हैं हम, असेसमेंट करते हैं, पता लगाते हैं एंड इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ इशू। जैसे मान लीजिए आप टीवी को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जब आप टीवी को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इमीडिएट आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। एक एग्जांपल से याद करवा रहा हूं, तो इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ इशू, वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। अगर मान लीजिए टीवी आप देख रहे हैं, उसकी ऑडियो क्वालिटी, विजुअल क्वालिटी सब कुछ चेक करेंगे ना। यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड ले लेना, बट टीवी से रिलेट करके मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। उसके बाद आपको दे रखे हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, अगर अभी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, है ना, तो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन आप सारी चीजें चेक कर लोगे, उसकी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, मतलब कि उसकी आप परफॉर्मेंस चेक कर लोगे, क्वालिटी चेक कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे किसी भी इश्यू को, है ना, एवेल्युएट कर लोगे, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। और अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो आगे जाके एरर के चांसेस कम होंगे। जैसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, उसको इंस्टॉल कर रहे हो और आपने उस टाइम इंस्टॉल करते टाइम देख लिया कि ये प्रॉब्लम है,
तो आप क्या कर रहे हो, अर्ली डिटेक्शन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे उस इक्विपमेंट के द्वारा, तो आपने पहले डिटेक्ट कर लिया कि वो इक्विपमेंट थोड़ा सा खराब है, तो आपने प्रोडक्ट को गलत बनने से रोक लिया, आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया, रिड्यूस रिस्क ऑफ एरर कर लिया और फेलियर कर लिया। फेलियर के चांसेस अब कम होंगे। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि इस इक्विपमेंट में थोड़ी सी खराबी है, इसको चेंज करो। जब ये नया आएगा तब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, वही सारी बात है। उसके बाद है आपका रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब कि आपने जब सेटअप करवा लिया है, अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं अब तो, कि यार लेना है या नहीं लेना, ले लो या नहीं लो, बेकार है, तो बस ज्ञान देने वाली बातें रह गई अब तो। देखो, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन ऑल्सो नोन एज आफ्टर द फैक्ट वैलिडेशन, हिस्टोरिकल वैलिडेशन, अब तो सिर्फ हिस्ट्री बता सकते हैं कि यार हमने उस टाइम लगवाया था ये वो, है ना। यहां पर आप इवेल्युएट तो करोगे, वेरीफाई तो करोगे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को, किसी भी प्रोसेस की परफॉर्मेंस को, किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को। आई रिपीट, यहां पर भी इवेल्युएशन करेंगे, किसका? प्रोडक्ट का, प्रोसेस का, सिस्टम का, बट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन होगा। यार लगाने के बाद पता लगा है तो ऐसा निकला, है ना। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जो भी आप कर रहे हो उसको बोल रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। आफ्टर मैन्युफैक्चर्ड, आफ्टर डेवलप्ड, आफ्टर इम्प्लीमेंटेड, जो भी आप इवेल्युएशन कर रहे हो उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, जहां पर इम्प्लीमेंट होने के बाद पता लग रहा है। फिर यहां पर आपको दे रखा है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग हिस्टोरिकल डाटा एंड रिकॉर्ड and analyzing performance and quality metrics, conducting audit and assessment। देखो, इंस्पेक्शन तो होगा, ऑडिट का मतलब इवेल्युएशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, हिस्टोरिकल डाटा रिकॉर्ड्स वगैरह देखेंगे, इंस्पेक्शन तो होगा, बट वही कहना है कि डेवलप्ड होने के बाद, मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद। ठीक है। उसके बाद है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर डेवलप्ड होने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद इंस्पेक्शन हुआ और इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम निकली, ठीक है, तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? हम रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए, हम वेंडर को चेंज कर सकते हैं जिससे रॉ मटेरियल लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए, हम कंटेनर को चेंज कर सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, जिस भी प्रोसेस से हम काम कर रहे हैं उस प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, इक्विपमेंट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि बंदे को, प्रीमाइसेस को, फैसिलिटीज को, प्लांट तक को चेंज कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस नेसेसरी होते हैं, ठीक है, फॉर द रीवैलिडेशन। चलिए, तो ये भी आपको किस में लिखना है? रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में लिखना है। उसके बाद आता है वैलिडेशन मास्टर प्लान। अब ये वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या होता है? वैलिडेशन मास्टर प्लान एक तरह का डॉक्यूमेंट है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जहां पर सारी आउटलाइन दी गई है कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की, प्रोसेस की और सिस्टम की बातें पता करनी है, आपको ये पता करना है कि वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे नहीं कर रहे, वो सही से काम कर रहे नहीं कर रहे, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, उनके द्वारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन सारी बातों को अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन मास्टर प्लान। आप वैलिडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन मास्टर प्लान। आई रिपीट, वैलिडेशन मास्टर प्लान एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जहां पर सारी आउटलाइन होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, सिस्टम है, क्या वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, क्या वो वर्क सही से कर रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहा है। ये हम कैसे चेक करें? ये हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन मास्टर प्लान। उसके बाद आपको दे रखा है पर्पस ऑफ वैलिडेशन मास्टर प्लान। तो क्या पर्पस है? देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या चेक करा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिस्टम है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा नहीं कर रहा, सही से काम कर रहा नहीं कर रहा, और स्टैंडर्ड को कंप्लाई मतलब कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ कि जब सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। जब सारा काम सही से होगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? क्वालिटी वाला बनेगा। जब सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? एक नंबर बनेगा। तो वही वाली बातें यहाँ पे लिखी है कि इट एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, वेरीफाई दैट प्रोसेसेस एंड सिस्टम वर्क एज इंटेंडेड, identify and mitigate risk,
हम यहाँ पर रिस्क को पता लगाएंगे और उसको मिटिगेट करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे। एंश्योर कंप्लायंस विद जीएमपी, तो ये सारे पर्पस है। क्यों बनाया गया वैलिडेशन मास्टर प्लान, क्यों बनाया गया ये एक तरह का डॉक्यूमेंट? ये डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया गया ताकि हम प्रोडक्ट, प्रोसेस और सिस्टम को वेरीफाई कर सकें कि वो सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा नहीं कर रहा, सही से काम कर रहा नहीं कर रहा, रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है उसको कंप्लाई कर रहा नहीं कर रहा, इन सभी को चेक करना होता है। उसके बाद है हु शुड राइट द वीएमपी। आपका जो वैलिडेशन मास्टर प्लान है उसको कौन लिखेगा? ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो आउटलाइन दे रखी है इसको कौन लिखेंगे? तो इस वैलिडेशन मास्टर प्लान को लिखने के लिए पूरी की पूरी टीम होती है, और उस टीम में जो भी बंदे होते हैं वो नॉलेज वाले होते हैं, उनमें एक्सपर्टीज होती है। ठीक है, किससे रिलेटेड नॉलेज होती है? प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड। जिसको भी वैलिडेट करना होता है ना, जिस भी प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है, जिस भी प्रोसेस को वैलिडेट करना है, जिस भी सिस्टम को वैलिडेट करना है, उससे रिलेटेड सारी एक्सपर्टीज, सारी नॉलेज होती है टीम मेंबर्स में। अब टीम के मेंबर में कौन कौन से बंदे होते हैं? जैसे वैलिडेशन स्पेशलिस्ट, इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट प्रोसेस ओनर, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट, टेक्निकल राइटर एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये सारे मेंबर होते हैं। ये सारे मेंबर मिलकर आपकी वीएमपी को, मतलब वैलिडेशन मास्टर प्लान को लिखते हैं। हियर आर टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ वीएमपी। वीएमपी के कुछ टिपिकल एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। ये सब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ वैलिडेशन मास्टर प्लान। जैसे कि सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आएगा पर्पस क्या है वीएमपी का, मतलब वैलिडेशन मास्टर प्लान का, शॉर्ट में बोल रहा हूँ वीएमपी। पर्पस क्या है वीएमपी का, स्कोप क्या है वीएमपी का, ऑब्जेक्टिव क्या है वीएमपी का। फिर आता है वैलिडेशन स्ट्रेटेजी, वैलिडेशन स्कोप, वैलिडेशन एक्टिविटी। तो स्ट्रेटेजी क्या है, स्कोप क्या है, एक्टिविटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टाइमलाइन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी एंड कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, डेविएशन एंड चेंज कंट्रोल, रिपोर्टिंग एंड रिव्यू एंड अप्रूवल एंड क्लोजर। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके वीएमपी के। इनके नाम आप लिख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में तो आप पूरा लिख देना। फिर वैलिडेशन स्ट्रेटेजी, वैलिडेशन स्कोप, वैलिडेशन एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमलाइन, डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी एंड कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, डेविएशन एंड चेंज कंट्रोल, रिपोर्टिंग एंड रिव्यू, अप्रूवल एंड क्लोजर। ये सारे क्या हो गए? वीएमपी के एलिमेंट्स हो गए। तो वैलिडेशन मास्टर प्लान की डेफिनेशन, पर्पस एंड हु शुड राइट द वीएमपी एंड एलिमेंट्स। उसके बाद आपको दे रखा है कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। अब देखो, इसको ध्यान से सुनना। ए पीएच मीटर इज यूज टू मेजर द एसिडिटी एंड एल्किनिटी, मतलब कि आपकी बेसिसिटी। देखो, अब नाम से पता लग रहा है पीएच मीटर, और पीएच मीटर है तो क्या बताएगा? एसिडिटी और बेसिसिटी को बताएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन है, अब ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो कैसे पता लगेगा? विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर। तो पीएच मीटर इज यूज्ड टू मेजर द एसिडिटी और अल्कनिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अब ये जो आपका पीएच मीटर होता है, ये पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज करते हैं ताकि हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच पता कर सकें। आई रिपीट, pH meter is an electronic device which is used to identify or which is used to measure the pH of any solution। ठीक है, अब इसका करना है कैलिब्रेशन। ये जो आपका pH मीटर है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका करना है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि इसको सही से सेट करना है, इसको सही से लाइक एफिकेसी वाला करना है। हमने बोला था ना कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कितना एक्यूरेसी वाला है, उसको पता करना कहते हैं कैलिब्रेशन। तो ये जो आपका पीएच मीटर है ये कितना एक्यूरेसी वाला है, उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 3 बफर सॉल्यूशन लेने हैं, 1 2 3। 3 बफर सॉल्यूशन लेने हैं जहां पर एक का पीएच है 7, एक का पीएच है 7 से कम और एक का पीएच है 7 से ज्यादा। अब जिसका पीएच 7 है वो तो हो गया न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन, जिसका पीएच 7 से कम है वो हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और जिसका पीएच 7 से ज्यादा है वो हो गया बेसिक बफर सॉल्यूशन। एक हो गया न्यूट्रल, एक हो गया एसिडिक, एक हो गया बेसिक। मतलब आपने 3 बफर सॉल्यूशन लिए, एक है न्यूट्रल, एक है एसिडिक, एक है बेसिक। It is important to make sure that all the buffer are at the same temperature।
और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी बफर सॉल्यूशन हमने लिए हैं वो सारे एक ही टेम्परेचर पे हो, सेम टेम्परेचर पे हो, क्योंकि टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशन आ जाता है, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, तो उसकी वजह से आपका पीएच जो है गड़बड़ हो जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ऑल द बफर आर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने क्या करा, 3 तरह के बफर ले लिए। फिर हमने लिया पीएच मीटर, जिसको हमने कैलिब्रेट करना है। पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना है ना, पीएच मीटर ले लिया। तो स्विच ऑन द पीएच मीटर एंड वेट फॉर इनफ टाइम फॉर इट वार्म अप। हमने क्या करा, पीएच मीटर को लिया, उसको स्विच ऑन किया और उसको गर्म होने दिया। उसके बाद रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम इस स्टोरेज सॉल्यूशन। अब हमने यहां से क्या करा, इलेक्ट्रोड को निकाल लिया। जो भी आपका पीएच मीटर था उसको आपने स्विच ऑन करा, उसको गर्म होने दिया। फिर गर्म होने के बाद उस पीएच मीटर में से आपने इलेक्ट्रोड को निकाल लिया। इलेक्ट्रोड को जब आप निकालोगे तो उसको आप पानी से धोओगे। किससे धोओगे, पानी से धोओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको ड्राई होने देना है, क्योंकि अगर आपने अभी पानी से वॉश किया है तो वो गीला हो गया होगा, तो उसको ड्राई करना है। और ड्राई किससे करोगे, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से आप क्या करोगे, ड्राई करोगे। ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप ड्राई कर रहे हैं तो उसे ड्राई अपने आप होने दें, आप उसको रब ना करें तेज तेज। अगर आपने उसकी रबिंग कर दी, अगर आपने उसे अच्छे से रब कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रोड के ऊपर सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोड को जब आप निकालोगे पानी से, जब आप वॉश करोगे, जब आप टिश्यू पेपर से ड्राई करोगे, तो ये बात ध्यान रखना कि उसको रब नहीं करना, तेज तेज घिसना नहीं है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, सेंसिटिव मेम्ब्रेन जो है डैमेज हो सकती है इलेक्ट्रोड की। अब आपने क्या करा, पीएच मीटर को ऑन किया, उसे गर्म होने दिया, उसमें से इलेक्ट्रोड निकाला, उसको वॉश किया, उसको ड्राई किया। और ड्राई करने के बाद आप क्या करोगे, उसको बफर सॉल्यूशन में डालोगे। सबसे पहले उस वाले बफर सॉल्यूशन में डालोगे जिसका पीएच 7 था, मतलब कि आपका न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखा है प्लेस द इलेक्ट्रोड टिप इनटू द बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 7 एंड प्रेस द मेजर और कैलिब्रेट बटन। अब आपको क्या करना है, मेजर बटन पे क्लिक करना है ताकि आपका पीएच जो है चेक हो जाए। अगर आपका पीएच लगभग 7 आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है तो आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। फिर सेम आपने क्या करा, पहले तो आपने इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड को डिप किया जिसका पीएच 7 था। फिर आपने कैलिब्रेट बटन को ऑन किया, अगर पीएच 7 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को यहाँ से निकाल लो, इसको वापस वॉश करो, टिश्यू पेपर से साफ करो। फिर इसको दूसरे बफर सॉल्यूशन में डालो। अभी तो किस में डाला था, जिसका पीएच 7 था, अब डालो एसिडिक में। फिर वही कहानी, एसिडिक में डाला, डिप किया, अगर हमारा पीएच जो है सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कैलिब्रेट कर दो। फिर निकालो, फिर पानी से धो, फिर डालो बफर सॉल्यूशन में बेसिक वाले, और फिर पीएच चेक करो। अगर पीएच जो है बेसिक आ रही है, सही आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कैलिब्रेट कर दो। फिर उस इलेक्ट्रोड को वापस निकाल दो, धो दो, और फाइनली इस बार पीएच मीटर में वापस लगा दो, क्योंकि हमने तीनों बफर सॉल्यूशन में डाल के चेक कर लिया। सारी बातें यहाँ पर लिखी है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, जहां पर आपने पढ़ा है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने देखा है ना कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये सैंपल है, यहाँ पर आपको पता करना है कि कितने कंसंट्रेशन में पार्टिकल हैं, कितने पार्टिकल हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यूवी विजिबल लाइट डालोगे, तो ऐसे पार्टिकल जो कि यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फर्दर आगे नहीं जाएगी, ट्रांसमिटेड लाइट जो है कम हो जाएगी। आपने करा वही एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में, तो वही होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये जो यूवी विजिबल हम लाइट डाल रहे हैं ना, जहां पर यूवी की रेंज होती है 200 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल लाइट की रेंज होती है 400 से 800 नैनोमीटर। 200 से 400 और 400 से 800, तो हम क्या बोलेंगे, 200 से 800 तक पूरी यूवी विजिबल। तो यहां पे लिखा है 200 से 800 नैनोमीटर। Qualification may be defined as the act of proving and documenting that a given equipment or process or utility is correctly installed, working properly. अब देखो यहाँ पर ये बात तो ठीक है सर कि यूवी विजिबल हमें समझ में आ गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्योंकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हम पता कर सकते हैं, हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं सैंपल में, और यूवी विजिबल की रेंज होती है 200 से 800 नैनोमीटर। ये बात क्लियर है। सर ये क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है?
क्वालिफिकेशन का मतलब है, यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन में बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ प्रूविंग एंड डॉक्यूमेंटिंग दैट ए गिवन इक्विपमेंट और प्रोसेस और यूटिलिटी इज करेक्टली इंस्टॉल। एक तरह का क्या है, प्रूविंग है, एक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग है कि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सही से इंस्टॉल हो चुका है, सही से काम कर रहा है, सही से आपको रिजल्ट दे रहा है और कंसिस्टेंट काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि इट इज अ डॉक्यूमेंटिंग और एक्ट ऑफ प्रूविंग कि जो हमारा जो इक्विपमेंट है, जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये जो है सही से इंस्टॉल हो गया है, सही से काम कर रहा है और कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। क्वालिफिकेशन ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले होता है डिजाइन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, क्वालिफिकेशन का मतलब आपने क्या देखा कि सही से इंस्टॉल हुआ है, सही से काम कर रहा है, सही से कंसिस्टेंट हमें रिजल्ट दे रहा है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वालिफिकेशन से हमारा मतलब क्या है। क्वालिफिकेशन से हमारा मतलब है कि वो सही से इंस्टॉल हो गया, सही से काम कर रहा है, सही से रिजल्ट दे रहा है। तो सबसे पहला है डिजाइन क्वालिफिकेशन। देखो, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ सैंपल को आइडेंटिफाई करना है, कुछ सैंपल को मेजर करना है, तो जिस भी सैंपल को मुझे मेजर करना है उसी के अकॉर्डिंग मैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को लेकर आऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं इक्विपमेंट को लेकर आऊंगा। जो सैंपल है उसी के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट चाहिए। तो यहां पर लिखा है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप ऑफ सैंपल दैट विल नीड टू बी मेजर्ड। हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमें क्या चाहिए? हम सिलेक्ट करेंगे हमारे सैंपल के बेसिस पे कि हमारा सैंपल ये वाला है तो इसके लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट बेस्ट रहेगा। तो यहां पे लिखा है द टाइप एंड मेक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बी परचेस मस्ट बी चूज केयरफुली डिपेंडिंग ऑन द। हम कैसे चूज करेंगे कि हमें ये वाला चाहिए? डिपेंडिंग ऑन द सैंपल। फिर सेकंड है आपका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, इंस्टॉल करने वाली बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कहाँ पर इंस्टॉल करना है, उसको वहां पर इंस्टॉल करना है जहां पर टेम्परेचर जो है 15 से 25 डिग्री हो और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 45 से 80% हो। आई रिपीट, इंस्टॉलेशन हमेशा ऐसे एरिया में करना है जहां पर टेम्परेचर हो 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो 45 टू 80%। और जो इंस्टॉलेशन का एरिया होगा वहां पर किसी भी तरह का कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, कोई कोरोसिव मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए, कोई गैस नहीं होना चाहिए, वहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है द इंस्टॉलेशन साइट मस्ट बी अवे फ्रॉम डस्ट, कोरोसिव, लिक्विड और गैसेस एंड डायरेक्ट सनलाइट। उसके बाद है आपका रिमूव द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इट्स पैकेजिंग मटेरियल। ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि पैक होके आया था, तो पैकेजिंग मटेरियल हटाओ। एक सेकेंड, हटा देते, पैकेजिंग मटेरियल हटा दिया। अब इसको बाहर निकालो और इसको एक ऐसी सरफेस पे रखो जहां पे वाइब्रेशन ना हो। रिमूव द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इट्स पैकेजिंग मटेरियल एंड प्लेस इट ऑन सरफेस दैट डज नॉट वाइब्रेट। एकदम नॉर्मल सरफेस हो, ऐसा नहीं हो कि वाइब्रेट होती रहे, एकदम नॉर्मल हो। ठीक है। इंस्टॉल द कंप्यूटर नियर द इंस्ट्रूमेंट। और जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके बाद कंप्यूटर को उसके पास में, उसके बाद कंप्यूटर को इंस्टॉल कर दो। और जिस भी सॉफ्टवेयर की नीड होती है उस सॉफ्टवेयर को लोड कर दो कंप्यूटर में, जो भी कंप्यूटर हमने पास में लगाया है उसमें लोड कर दो। साथ ही साथ लगाते टाइम, जब भी हम उसे इंस्टॉल कर रहे हैं उस टाइम हमें देखना है कि वहां पर कोई डिफेक्ट ना हो। ठीक है। और पूरा मैनुअल प्रेजेंट हो एंड सारे पार्ट्स एज पर द मैनुअल हो। मैनुअल आता है ना कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो सारे पार्ट्स एज पर द मैनुअल हो, मैनुअल वहां पर प्रेजेंट हो और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सप्लाई भी प्रेजेंट हो और वहां पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट ना हो। उसके बाद आता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। आपको क्या करना है, आपको उस इंस्ट्रूमेंट को स्विच से कनेक्ट करना है, उसको ऑन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए स्विच से कनेक्ट करना है। ठीक है। फॉलो द ऑपरेटिंग मैनुअल इंस्ट्रक्शन एंड चेक फॉर द फॉलोइंग पैरामीटर। जो भी ऑपरेटिंग मैनुअल इंस्ट्रक्शन है कि कैसे इसको चलाना है, तो उसको फॉलो करते हुए आपने क्या करा, आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को उस स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कुछ पैरामीटर, जैसे वेवलेंथ एक्यूरेसी, लिनियरिटी ऑफ द एब्जॉर्बेंस, रेजोल्यूशन, वेवलेंथ और फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी, स्ट्रे लाइट, फोटोमेट्रिक नॉइज, बेसलाइन फ्लैटनेस एंड फोटोमेट्रिक स्टेबिलिटी। ये सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। डिफाइन द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट टू रूटीन ऑपरेशन एंड डिफाइन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। पहले तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बताओ, किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है।
फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताओ कि हाँ अगर इतना रिजल्ट आएगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, होता है ना +-5% एक्सेप्टेबल है वैसा। डिसाइड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेगुलर कैलिब्रेशन एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हो गया। फिर आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। तो वैलिडेशन अभी हम डिटेल स्टडी कर ही चुके हैं, पता है आपको वैलिडेट करना, है ना। तो स्टेप्स इन एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, सबसे पहला है प्लानिंग करना। जो भी आपका एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है, जैसे अगर मैं बात करूं कि एनालिटिकल मेथड क्या क्या इंक्लूड करती है, तो क्रोमेटोग्राफी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, तो ये जो भी है, ठीक है, इनको इंक्लूड करती है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, प्लानिंग कर ली, उसके बाद क्या करना है, प्रोटोकॉल को राइट करना है। सबसे पहले आपने क्या करा, प्लान बनाया कि चलो चलते हैं मनाली, तो ये प्लान बना रहे, प्लानिंग चल रही है ना। उसके बाद आपने क्या करा, प्रोटोकॉल को लिखा, फिर प्रोटोकॉल को अप्रूव करवाया। तो ऐसे याद रखो, प्लानिंग एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, फिर राइटिंग द प्रोटोकॉल एंड गेटिंग इट अप्रूव्ड, फिर जैसे ही वो अप्रूव्ड हुआ उसे एग्जीक्यूट करा, मतलब उसे अप्लाई करा, एग्जीक्यूट द अप्रूव्ड प्रोटोकॉल। फिर आता है एनालाइजिंग वैलिडेशन डाटा ऑब्टेन्ड। तो जो भी डाटा ऑब्टेन्ड हुआ है आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग, तो उसको एनालाइज करना, उसकी रिपोर्ट रिजल्ट बनाना, है ना, रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ वैलिडेशन एंड फाइनलाइज द एनालिटिकल मेथड प्रोसीजर। तो इस तरह से पूरा स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लान किया, फिर प्रोटोकॉल लिखा, फिर अप्रूव करवाया, फिर उसे एग्जीक्यूट करा, फिर एनालाइज करा आपने वैलिडेशन डाटा जो भी ऑब्टेन्ड हुआ है, फिर उसकी रिपोर्ट बनाई, फिर उसको फाइनलाइज करा। उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट में आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, पैरामीटर, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वही सारी चीजें ना। देखो, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आ गया, पैरामीटर आ गए, ऑब्जेक्टिव आ गया, एक्सपेरिमेंटल डिटेल आ गई, ये सारे क्या है, आपके कंटेंट है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन की। उसके बाद चलते हैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन पैरामीटर। तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, शुड बी स्पेसिफिक फॉर द एनालाइट। जो भी आपका एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन होता है ना, उसके ये पैरामीटर है और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जैसे मान लीजिए आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि वो एनालाइट के लिए स्पेसिफिक हो, शुड बी स्पेसिफिक फॉर द एनालाइट, शुड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट, शुड प्रोड्यूस प्रिसाइज रिजल्ट विथ मिनिमम वेरिएशन, है ना। जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिसाइज रिजल्ट हो, उसमें वेरिएशन बहुत कम हो, वो एक्यूरेट रिजल्ट हो। और जो भी हमारा एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है वो स्पेसिफिक हो। जैसे मान लीजिए ए के लिए बी सही है और सी के लिए डी सही है, तो ए के साथ बी ही जाएगा, सी के साथ डी ही जाएगा। तो मतलब जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए एक पर्टिकुलर एनालाइट होना चाहिए, तभी वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए और सेंसिटिविटी। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एनालाइट है तो उसको भी एनालाइज कर सके। द मेथड शुड बी एबल टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई द एनालाइट एट द रिक्वायर्ड लेवल, ठीक है। फिर आता है लीनियरिटी, मतलब कि द मेथड शुड हैव लीनियर रेस्पॉन्स, जितना सिंपल उतना रेस्पॉन्स, जितना सिंपल उतना रेस्पॉन्स। तो ये सारे जनरल प्रिंसिपल है जो हम आगे भी पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी, रेंज, रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का मतलब होता है कि जो हमारा मेथड है वो स्ट्रॉन्ग हो, रेजिस्टेंट टू माइनर चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अगर कोई छोटे मोटे चेंज आ रहे हैं तो वो हो ही ना, उसमें स्टेबल हो, हमारा स्ट्रॉन्ग हो वो, है ना। फिर आता है आपका गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस। अब देखो, जो जीएमपी होता है वैसे ही आपका जीडब्ल्यूपी होता है। यहाँ पर बस आपको स्टोरेज कंडीशन देखनी होती है, इसको पूरा आपको मन से लिखना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए वेयर हाउस है ना, देखना ध्यान से और समझना। अब इस वेयर हाउस में अलग अलग तरह के एरिया होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो एरिया है ये रॉ मटेरियल के लिए है, ये जो एरिया मैं बना रहा हूँ ये आपका रिकॉल्ड प्रोडक्ट के लिए है, ये जो एरिया मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये आपका फिनिश प्रोडक्ट रखने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बंदे होंगे, तो रॉ मटेरियल के पास तो सारे बंदे जा सकते हैं, पर ये जो रिकॉल्ड प्रोडक्ट होता है ना, इसके पास सिर्फ ऑथोराइज पर्सनल्स ही जा सकते हैं। पहली बात तो इस वेयर हाउस में सिर्फ ऑथोराइज पर्सनल ही आ सकते हैं, पर उनमें से भी बहुत ज्यादा जो ऑथोराइज होते हैं वही रिकॉल्ड प्रोडक्ट के पास जा सकते हैं। अब रिकॉल प्रोडक्ट आपको पता है जो मार्केट में सही से काम नहीं करा, जिसको वापस मंगवाना पड़ गया, उसको हमने वेयर हाउस में रखा हुआ है। अब रॉ मटेरियल जो भी हम रख रहे हैं तो वो कैसा रखेंगे, क्या उसमें कंटामिनेशन हो जाए, नहीं। क्या उसमें मॉइस्चर आ जाए, नहीं। क्या वो सब स्टैंडर्ड हो जाए, नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्यूरिटी अच्छी हो, स्टेबिलिटी अच्छी रहे, ठीक है, उसका स्टोरेज एरिया फेवरेबल हो, ये सारी चीजें हमें देखनी है। और ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये सारी स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए। उसके बाद जो भी रिकॉल्ड प्रोडक्ट है उनको बिल्कुल सेपरेट रखो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनसे क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाए रॉ मटेरियल में, उनसे क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाए फाइनल प्रोडक्ट में, तो बिल्कुल अलग से रखो। और वहां पर एंट्री प्रोहिबिटेड रखो, ओनली स्पेशलाइज ऑथोराइज पर्सन ही जा सके। फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी स्टोरिंग अच्छी होनी चाहिए। तो चलो बात करते हैं स्टोरेज पे, उसकी स्टोरेज कैसी होनी चाहिए। जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसको अवे फ्रॉम द सनलाइट रखो। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट पे डायरेक्ट सनलाइट का कॉन्टेक्ट ना आए, नहीं आना चाहिए। दूसरा, ये प्रोडक्ट की स्टोरेज एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब कि इसकी फेवरेबल। जैसे मान लीजिए इसको कोल्ड में रखना है तो कोल्ड में रखो, कूल में रखना है तो कूल में रखो। अलग अलग होता है टेम्परेचर, कोल्ड कूल है ना, तो अलग अलग रखो। जैसा इसका रिक्वायर्ड है वैसा रखो। इसके आसपास कोई फालतू कंटामिनेशन मत आने दो, फालतू इस पर कोई डायरेक्ट सनलाइट मत आने दो, इसको मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में मत आने दो, इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ मत होने दो, इसको बार बार लोगों से टच मत होने दो, मतलब क्योंकि ऑथराइज पर्सन आएंगे तो फिर तो कोई काम दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, यही आपको लिखा है। और ये स्टोरेज फैसिलिटी करके मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट था, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रखा, उस पर किसी भी तरह की यूवी लाइट नहीं आई, है ना, उस पर किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ, उसमें किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं आया। तो यहाँ पर जब मैंने इस प्रोडक्ट को इतने अच्छे से रखा तो ये प्रोडक्ट मुझे क्या देगा, बदले में ये प्रोडक्ट मुझे देगा स्टेबिलिटी। इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इस प्रोडक्ट की प्यूरिटी, क्वालिटी, एफिकेसी, स्टेबिलिटी, ये सब बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर गेन नहीं हुआ, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई यूवी लाइट का कांटेक्ट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी, प्यूरिटी, एफिकेसी सब कुछ बनी रहेगी, क्वालिटी इसकी बनी रहेगी, एफिकेसी, प्यूरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ बनी रहेगी। और जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहेगी, सेफ्टी बनी रहेगी, एफिकेसी बनी रहेगी, तो जब वो मार्केट में जाएगा तो मार्केट में उसकी डिमांड रहेगी, पेशेंट का उस पर ट्रस्ट रहेगा, पेशेंट उसे बार बार परचेस करेगा क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसके साइड इफेक्ट नहीं है, उसके लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी नहीं है। और जब आपने स्टोर अच्छे से किया, स्टोर करने के बाद जब वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से गया, मार्केट में अच्छे से जाने के बाद जब उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, पेशेंट ने उसे यूज किया, तो क्या ऐसी कोई नौबत आएगी जिसमें प्रोडक्ट को वापस मंगवाना पड़े? ऐसी कोई भी नौबत नहीं आएगी, प्रोडक्ट रिकॉल की कोई भी नौबत नहीं आएगी, ठीक है। एक बात और, अगर रॉ मटेरियल को भी आपने अच्छे से स्टोर किया है तो रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का रहेगा, अच्छी सेफ्टी का रहेगा, अच्छी एफिकेशियस रहेगी उसकी, और जब उससे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी बहुत बेहतरीन बनेगा। अब मान लीजिए स्टोरिंग के दौरान अगर रॉ मटेरियल ही बेकार हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पर आपको लिखी है कि क्यों जरूरी है आपका गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहे। साथ ही साथ एक स्टोर एरिया है तो प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई रहती है, मतलब कि एक तरह से इन्वेंट्री बना रहे, स्टॉक बना रहे, कभी भी स्टॉक खत्म ना हो। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट की डिमांड आ गई मार्केट में बहुत ज्यादा, तो आपके पास वेयर हाउस में स्टॉक रहे, और वो जो स्टॉक है वो सेफ रहे, रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ रहे, एफिकेशियस रहे, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन वो बनाता रहेगा, और कॉस्ट कम हो जाएगी। क्योंकि जब वो माल खराब ही नहीं होगा तो किस बात की खर्चा बढ़ेगा आपका, किसी बात का नहीं बढ़ेगा, ठीक है। रेपुटेशन आपकी बनी रहेगी। फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस। अब एलिमेंट्स में क्या है, सबसे पहला है कॉस्ट इन्वॉल्व इन वेयर हाउस। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए वेयर हाउस है तो यहाँ से वही माल निकलेगा जो माल एक्सपायर होने वाला होगा, मतलब कि फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। हमें लग रहा है कि हाँ 2 साल में एक्सपायर होने वाला है और अभी दूसरा माल जो है 5 साल में एक्सपायर होने वाला है, तो कौन सा निकालोगे पहले? ऑब्वियसली समझदार हो, 2 साल वाला, है ना। तो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। फिर आता है आपका स्टॉक वेरिफिकेशन। आपको क्या करना है, स्टॉक को प्रॉपर रखना है, टाइम टू टाइम स्टॉक को चेक करना है, स्टॉक को वेरीफाई करना है, स्टॉक को मेंटेन करके रखना है। फिर आता है सेफ्टी। सेफ्टी इज वन ऑफ फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इन वेयर हाउस कंसिडरिंग द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड इक्विपमेंट। देखो, सेफ्टी बहुत ज्यादा रखनी है वेयर हाउस में, क्योंकि किसी भी तरह का कंटामिनेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ या हाइड्रेशन अगर हो गया ड्रग्स के साथ तो फिर प्रोडक्ट खराब हो जाएगा।
तो जो भी इक्विपमेंट होते हैं आपके वेयर हाउस में, जैसे आपका फोर्कलिफ्ट हो गया, ट्रॉली हो गया, पैलेट ड्रम्स हो गए, शिपर्स हो गए, तो ये जो होते हैं ये प्रॉपर रखने पड़ते हैं हमें, है ना। ऐसा नहीं है कि इनमें कंटामिनेशन हो, इससे कंटामिनेशन हो जाए। ऑल द एम्प्लॉयज शुड वियर प्रोटेक्टिव गारमेंट्स कॉमनली कॉल्ड PPE 22। इसको पहनना ही चाहिए अंदर वाले बंदों को, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल हार्म। ठीक है। फिर आता है प्रीमाइसिस हेल्थ एंड हाइजीन। अब देखो, जो भी आपका वेयर हाउस है वहां पर साफ सफाई ऑब्वियसली होनी चाहिए। बंदों की हेल्थ वहां पर अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वेयर हाउस है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है अंदर, तो ये बंदा जो है ना एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। अगर इसकी तबीयत खराब होगी, ये छींकता रहेगा पूरे वेयर हाउस में, तो उससे कंटामिनेशन फैलता रहेगा। आपका जो प्रीमाइसेस है उसके आसपास की लोकेलिटी, आपके प्रीमाइसेस एकदम प्रॉपर होना चाहिए। फिर आता है आपका द वेयर हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड ऑब्वियसली। और आपके वेयर हाउस में किसी भी तरह का रोडेंट नहीं हो, पेस्ट नहीं हो, कीड़े मकोड़े नहीं हो, बर्ड्स नहीं हो, वर्मिन नहीं हो, ये सब ना आ पाए। नहीं तो क्या होता है, कई वेयर हाउस में चिड़िया जो है अपने घोंसले बना लेती है, कबूतर आ जाती है। ठीक है। फिर गुड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जैसे SOP हो गया, रिकॉर्ड्स हो गए, बिन कार्ड हो गया, नीड टू बी चेक्ड। फिर आता है आपका मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल विच विल बी वेरी यूजफुल इन गेटिंग द राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एट राइट टाइम। देखो सीधी सी बात है, मटेरियल को मैनेज करना। जैसे मान लीजिए ये मेरा वेयर हाउस है, अब इसमें कौन सा मटेरियल कब आना चाहिए, कौन सा मटेरियल कब यहाँ से जाना चाहिए, ये सारी बातें मुझे पता होनी चाहिए। तो इट इज अ इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल विच इज वेरी यूजफुल इन गेटिंग द राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एट राइट टाइम। अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वांटिटी में जितना हमें चाहिए वो सही समय पे हमें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। अगर हम हमारे वेयर हाउस में कोई भी माल मंगवाना चाहते हैं, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अच्छी क्वालिटी का हो और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में हो और उसी टाइम पे आ जाए जिस टाइम पे हमें चाहिए। ठीक है। तो एक इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, हमारा स्टॉक अच्छा होना चाहिए, उसी को मटेरियल मैनेजमेंट कहा गया है। और ये मटेरियल मैनेजमेंट करके हम क्या फायदा है, हमारे पास स्टॉक हमेशा रहेगा। ठीक है। टू गेन इकोनॉमी इन परचेसिंग, हमारा पैसा बनता रहेगा। और टू कैरी रिजर्व स्टॉक टू अवॉइड स्टॉक आउट, हमारे पास जो है स्टॉक पहले से बहुत सारा रहेगा, हमारे पास स्टॉक आउट होने के चांसेस ही नहीं होंगे। टू सेटिस्फाई द डिमांड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिप्लेनिशमेंट, रीस्टॉक आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टू स्टेबलाइज द फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन, और हम अगर किसी को माल सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई यार 5 दिन रुक जा बाद में देता हूँ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो प्लानिंग हो गया, आपका नेगोशिएशन हो गया। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि क्या मंगवाना है, कितने में मंगवाना है, कितनी क्वालिटी मंगवाना है। फिर प्राइस को नेगोशिएट करोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे, वेराइटी को रिड्यूस करोगे, आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रखोगे। होता है ना कि अलग अलग वेराइटी नहीं रखनी यार, हमारे पास तो यही है, यही बेस्ट है। ठीक। क्वालिटी कंट्रोल करोगे, वेस्ट को रिड्यूस करोगे, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। ये सारे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। नाम से पता लग रहा है, मटेरियल को मैनेज करना, मटेरियल की क्वालिटी, मटेरियल की क्वांटिटी, मटेरियल को सही टाइम पे मैनेज करना, कॉस्ट इफेक्टिव मैनेज करना, साथ ही साथ भाव ताव करना, नेगोशिएशन करना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना, स्टॉक को रखना प्रॉपर, स्टॉक आउट नहीं होने देना। इससे पैसा बनता रहेगा आपका, इससे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी होती रहेगी। ठीक है। और इससे एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनेगा जो भी वेयर हाउस का मालिक है और जो भी आपका वेंडर है जिससे आप माल ले रहे हैं उनका, या जिसको भी आप माल सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज इस सिंगल लेक्चर में मैंने कंप्लीट यूनिट 5 को कवर कर दिया है, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन एंड वेयर हाउसिंग। अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ डेप्थोबायोलॉजी की वेबसाइट भी विजिट करिएगा, वहाँ पर डेली 10 क्वेश्चन अपलोड होते हैं, डेली टिप्स अपलोड होती है, वहाँ पर बुक्स भी है, वहाँ पर कंसल्टेशन भी है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और सब कुछ बिल्कुल फ्री है। उसके बाद ये एप्लीकेशन की बात मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, ताकि आपको मीम्स, अपडेट, पोल्स, MCQ मिलते रहें। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि इन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।